राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे जून 2013 का पेपर। ठीक, इस पेपर में कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे, तो आज हम उसे ही देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वट पीपल के लेखक कौन हैं? तो वट पीपल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये इनका निबंध है। इनके और भी निबंध हैं। मिट्टी की ओर है, अर्धनारीश्वर है, रेती के फूल है, वेणुवन है, उजली आग है और वट पीपल है, साहित्यमुखी है। ये सब दिनकर के निबंध संग्रह हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन हैं? तो समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर है। 1932 में कमलेश्वर का जन्म हुआ था। तो कहानी आंदोलन एवं उनके पुरस्कर्ता को हम यहाँ देख सकते हैं। नई कहानी आंदोलन, इसके पुरस्कर्ता कौन है? तो 3 लोग थे जिनको हम लोग कमोरा से याद करते हैं। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। ठीक, फिर है अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद विमल हैं। फिर है सचेतन कहानी आंदोलन, इसके पुरस्कर्ता डॉक्टर महीप सिंह हैं। फिर है सहज कहानी आंदोलन, इसके पुरस्कर्ता हैं डॉक्टर अमृत राय। फिर है समानांतर कहानी, इसके कमलेश्वर हैं। फिर है सक्रिय कहानी, इसके राकेश वत्स हैं। तो ये कुछ कहानी आंदोलन हैं और ये इनके पुरस्कर्ता हैं। ये आपको याद करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो शेष यात्रा कहानी है उपन्यास है उषा प्रेमवदा का। क्या है? उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास हैं। 55 खंभे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। ये सब उषा प्रेमवदा की उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारशा तासी हैं। दिया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार फ्रेंच विद्वान गारशा तासी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण 1871 में आया। इसमें कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। 5वां प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार सोमप्रभु सूरी हैं। यह एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। ठीक, तो कुमारपाल बोध सोमप्रभु सूरी ने लिखा है। अगला है 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी, तो ये तो उपन्यास है, डॉक्टर देवराज का 1960 में लिखा गया। जयवर्धन, ये भी जैनेन्द्र का उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, ये भी गिरिराज किशोर का उपन्यास है, 1999 में लिखा गया। पर एक साहित्यिक की डायरी आलोचनात्मक ग्रंथ है मुक्तिबोध का, जो 1964 में लिखा गया। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। 7 नंबर में पूछा गया है कि इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में 3 लोग थे, जिसको हम लोग याद करते हैं राम श्याम शिव। तो राम से रामनारायण मिश्र थे और श्याम से श्याम सुंदर दास थे और शिव से ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। तो यहाँ पे बहुत बुद्धिमानी से विकल्प बनाया गया है कि राम से लोग याद करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल दे दिया है। तो नहीं,
शुक्ल जी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 1893 में की गई थी। 8वां प्रश्न है कि इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। ठीक, रामानुजाचार्य थे, वल्लभाचार्य भी थे, मध्वाचार्य भी थे, पर शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। 9 नंबर का प्रश्न है कि जगनिक की रचना कही जाती है। बिसलदेव रासो नहीं, ये तो उनकी है। नरपति नाल की। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की है। यहाँ पे दिया है परमाल रासो और दिया है आलखंड। तो परमाल रासो का ही दूसरा नाम था आलखंड। ठीक, ये दोनों क्या है, एक ही है। तो ये दोनों की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। परमाल रासो कहे चाहे आलखंड कहे, बात एक ही है, लेखक जगनिक ही हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे बी और डी दोनों आंसर माना है। जगनिक की रचना का मूल नाम परमाल रासो है। इसी को उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से जाना जाता है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने आलखंड के नाम से इसका प्रकाशन कराया था। यह एक लोकगीय काव्य है और विकल्प में दोनों होने के कारण यूजीसी ने दोनों को सही माना है। चलिए, 10 नंबर में पूछा है कि झोपड़ी से राजभवन तक इसके लेखक कौन है। तो झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा है और किसकी है? तो माता प्रसाद की है। किसने लिखा है? तो माता प्रसाद ने लिखा है झोपड़ी से राजभवन तक। फिर आता है अपने अपने पिंजरे, तो लिखा है मोहनदास नैमिषारण्य ने। तिरस्कृत लिखा है सूरजपाल सिंह चौहान ने और संतप्त लिखा है ये भी सूरजपाल सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? वेदांत है, योग वशिष्ठ है, नव वेदांत है या हठ योग है? तो राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है नव वेदांत। क्या है? तो नव वेदांत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में पूछा है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो तार सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र नहीं हैं। ठीक, तार सप्तक में भातभूषण अग्रवाल आएंगे, प्रभाकर माचवे आएंगे, गिरिजा कुमार माथुर आएंगे, पर भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में आपने याद किया था ट्रिक से, अमुने गिरा प्रभा। ठीक, तो भवानी प्रसाद मिश्र नहीं आते हैं, ये दूसरे सप्तक में आ जाएंगे। 13 नंबर का है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। प्रगतिवादी कवि हैं, 1911 में इनका जन्म हुआ था। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी को प्रायः छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी तथा आध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। इनके कुछ ग्रंथ हैं, आधुनिक साहित्य है, नया साहित्य नए प्रश्न है, प्रकरणिका है इत्यादि इनकी समीक्षात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, इसकी लेखिका कौन है। तो इसकी लेखिका है मृणाल पांडे, चूँकि यहाँ पे स्टार कर दिया है। यहाँ पे दिया है कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो उर्दू साहित्यकार करतुले हैदर की रचना है, इसलिए इसको यहाँ पे यफ कर दिया है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं रास्तों पर भटकते हुए मृणाल पांडे का, अंतहीन मरुस्थल मधु काकरिया का, आवांतर कथा अनामिका का और इंद्रधनुष की तलाश में उषाराज सक्सेना का। और अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो उर्दू साहित्यकार करतुल ए हैदर की।
16 नंबर में एक पंक्ति दी गई है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर में पूछा है कि आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? आनंद कादंबनी एक पत्रिका थी, 1881 में निकलती थी, मासिक पत्रिका थी और मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन होता था। ये किसकी पत्रिका है? तो प्रेमघन की है। प्रेमघन ने 2 पत्रिकाएं केवल निकाली थी, एक आनंद कादंबनी 1881 में और एक नागरी नीरद 1893 में। आनंद कादंबनी मासिक था और नागरी नीरद साप्ताहिक था, पर दोनों मिर्ज़ापुर से ही निकलती थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोबर गणेश उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। इनके और भी उपन्यास हैं, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, पुनर्वास, पूर्वापर, सभी इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ या ये सभी? तो फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण ये सभी है। कोश निर्माण है, रामकथा लेखन है और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ भी थे ये। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 में बेल्जियम में हुआ था। रामकथा का विकास पर शोध कार्य किया इन्होंने। रामकथा उत्पत्ति और विकास, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मुक्तिदाता, नया विधान, नीलाक्षी, बाइबिल का हिंदी अनुवाद तथा तुलसी साहित्य पर इन्होंने विशेष कार्य किया है। 1982 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ थे फादर कामिल बुल्के, ये ध्यान देना है। 20 नंबर का प्रश्न है कि आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन हैं? तो आत्माराम के टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं बालमुकुंद गुप्त। कौन है? तो बालमुकुंद गुप्त हैं। और ये निबंध लिखा है गोविंद नारायण मिश्र ने। ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनिस्थिरता शब्द को लेकर बालमुकुंद गुप्त ने एक व्यंग्य लेख लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही नामक लेख कल्लू अलहित नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हुए आत्माराम के टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में ही आत्माराम के प्रतीक बालमुकुंद गुप्त हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आत्माराम का टेटे निबंध लिखा है गोविंद नारायण मिश्र ने और आत्माराम के प्रतीक हैं बालमुकुंद गुप्त। चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका हिंदी नवरत्न, जो मिश्र बंधुओं ने लिखा है 1910 में। ठीक। फिर आएगा रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और उनका युग 1952 में। फिर आएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान का 1954 में। फिर आएगा छायावाद नामोर सिंह का 1955 में। तो बी ऑप्शन सही है हमारा। हिंदी नवरत्न 1910 में, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में और छायावाद 1955 में। अगला है प्रश्न 22 नंबर का। 22 नंबर में पूछा है कि जन्म के आधार पे इन निबंधकारों का सही क्रम क्या है? बेनीपुरी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, संपूर्णानंद हैं। तो सबसे पहले आएंगे डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 में। तो केवल एक ही ऑप्शन में डी वाले में सबसे पहले संपूर्णानंद दिए गए हैं। ठीक। संपूर्णानंद आएंगे 1890 में सबसे पहले। फिर आएंगे बेनीपुरी 1896 में। फिर आएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 में और फिर आएंगे भगवत शरण उपाध्याय 1908 में। तो संपूर्णानंद 1890 में, बेनीपुरी 1896 में,
वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 में, 1904 किसी और का भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप कमेंट में बताएंगे। और भगवत शरण उपाध्याय 1908 में, तो 1908 में भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, उसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए 23 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पे उपन्यासों का क्रम बताइए। उषा प्रेमवदा का है रुकोगी नहीं राधिका, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, कृष्णा श्रोवती का सूरजमुखी अंधेरे के, और चितकोबरा है मृदुला गर्ग का। तो यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, फिर आएगा आपका बंटी 1971 में, फिर आएगा सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, फिर आएगा चितकोबरा 1979 में। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 24 नंबर में दिया है कि प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। विशाख है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, राजश्री है। तो सबसे पहले राजश्री आ जाएगा 1915 में, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 और स्कंदगुप्त 1928 में है। 25 नंबर में दिया है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। तो जैनेन्द्र के उपन्यास तो बहुत हैं, जैसे हम लोग ऐसे भी याद किए हैं, परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी के जीवन का सुखदा विवर्त व्यतीत। बिल्कुल क्रम से है ये, लेकिन डेट भी इसका ज़रूरी होना चाहिए जानना। तो देखिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले सुनीता आएगा 1934 में, फिर त्यागपत्र आएगा 1937 में, फिर कल्याणी आएगा 1939 में, और फिर सुखदा आएगा 1952 में। 26 नंबर में दिया है कि काल क्रमानुसार आचार्यों का सही क्रम बताइए। 26 नंबर में भामा है, दंडी है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त हैं। तो सबसे पहले तो आपके भामा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भामा है 6वीं शताब्दी में, इनकी रचना काव्य अलंकार है। फिर दंडी 7वीं शताब्दी में है और इनकी रचना काव्यदर्श है। फिर आनंदवर्धन है 9वीं में, ध्वन्यालोक है। फिर अभिनव गुप्त हैं 10वीं 11वीं में, इनकी रचना ध्वन्यालोक लोचन है। तो भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, ठीक यही क्रम है इन लोगों का। 27 नंबर में दिया है कि चरण के वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पे इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो क्रम बताना है। वसंतिलिका है, मंद्रकांता है, शार्दुल विकृत है, इंद्रव्रजा है। तो कितने एक छंद में कितने वर्ण होते हैं, कम से अधिक के आधार पे इनका क्रम बैठाना है। तो इंद्रव्रजा हमारा पहले आएगा क्योंकि इसमें 11 वर्ण ही होते हैं। फिर आएगा वसंतिलिका, इसमें 14 वर्ण होते हैं। फिर आएगा मंदाक्रांता, इसमें 17 होते हैं। फिर आएगा शार्दुल विकृत, इसमें 19 होते हैं। तो इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, वसंतिलिका में 14 वर्ण, मंदाक्रांता में 17 वर्ण और शार्दुल विकृत में 19 वर्ण होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 नंबर में दिया है कि आदिकाल के रचनाकारों का सही क्रम क्या है। आदिकाल के रचनाकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके सरहपा आ जाएंगे, हिंदी के पहले कवि हैं, 769 इनका समय है। फिर गोरखनाथ आ जाएंगे, फिर अमीर खुसरो आएंगे 1255 में, फिर विद्यापति आएंगे 1350 में। और गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार है 13वीं शती और 11वीं शती है पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार। तो गोरखनाथ का समय कई लोग अपने अपने अनुसार बताते हैं। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर में पूछा है कि स्थापना के आधार पे इन संस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। ये सभी संस्थाएं दी गई हैं तो इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो काशी नागरी प्रचारणी सभा आ जाएगा 1893 में। फिर आएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में।
फिर आएगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो 1936 में है, और फिर आएगा साहित्य अकादमी संस्था जो 1954 में है। तो ये ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 में, और साहित्य अकादमी जो संस्था है 1954 में है। 30 नंबर में पूछा है कि जन्म के आधार पे इन कवियों का सही क्रम बताइए। ये सारे कवि अष्टछाप के हैं, इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो कुंभन दास आ जाएंगे क्योंकि अष्टछाप के सबसे पहले कवि हैं और बड़े कवि भी हैं। और कुंभन दास का अगर समय देखें तो 1468 ईस्वी है। फिर सूरदास आएंगे 1478 में, फिर परमानंद दास 1493 में, फिर कृष्णदास 1496 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 नंबर पे आते हैं अब हम। 31 नंबर सूची 1 है, सूची 2 है। भाषा और उनके प्रयोक्ताओं के साथ मिलान करना है। दक्षिणी भाषा के प्रयोक्ता कौन हैं? तो दक्षिणी भाषा के प्रयोक्ता हैं कुतुब शाह। ठीक। फिर दिया है कोसली भाषा के प्रयोक्ता कौन है? दामोदर पंडित। फिर है ब्रजबुली के कौन है? तो शंकर देव अवतरे हैं प्रयोक्ता। फिर है संधा भाषा के कौन है? तो सरहपाद हैं। ठीक। दक्षिणी के कुतुब शाह हैं, कोसली के दामोदर पंडित हैं, ब्रजबुली के शंकर देव अवतरे हैं, और संधा भाषा के सरहपाद हैं। बी ऑप्शन सही है। 32 नंबर में दिया है कि निम्न इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का अतीत दिया है जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामसूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्र गुप्त का, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है रामकुमार वर्मा का। तो आपको हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और हिंदी साहित्य का अतीत, इन दो इतिहास ग्रंथों का डेट कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, कि कब प्रकाशित हुआ ये दोनों। बाकी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो आसान ही है 1965, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी आसान है 1938 में। इन दोनों का आप लोग बताएंगे अतीत का और संवेदना का विकास का। ठीक, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अच्छा, यहाँ पे दे भी दिया है, चलिए यहाँ पे दिया भी है तो आप लोग यहाँ से चीटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर में दिया है कि निम्न रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक कबीरदास की रचना है। किसकी है? कबीर की। अखरावट जायसी की, भक्तमाल नाभादास की, और श्यामा सगाई नंददास की है। तो 33 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 34 पे आते हैं। 34 में रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलान करना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। कविकुल कल्पतरु, ये चिंतामणि की रचना है। भावविलास देव की है। इश्कलता घनानंद की रचना है। ठीक, इश्कलता घनानंद की और इश्कनामा बोधा की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का। 35 नंबर में दिया है कि निम्न काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में छंद दिया है, सूची 2 में उनके प्रयोक्ता कवि दिया है। तो सानेट छंद के प्रयोक्ता कौन है? त्रिलोचन है भाई। हाइकू के कौन हैं? अज्ञेय हैं। सवैया के कौन हैं? तो सवैया के आपके हो जाएंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक, और कवित्त के कौन हैं? कवित्त के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। तो सानेट और हाइकू तो बहुत फेमस है, सबको पता है। सवैया पे ध्यान देना है कि स्नेही हैं सवैया छंद के प्रयोक्ता, और कवित्त के प्रयोक्ता है हरिऔध। चलिए आगे आते हैं। 36 नंबर में काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलान करना है। पहली पंक्ति दी गई है, चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। फिर है अगला,
कि रूपोद्यान प्रफुल्लाय कालिका राकेंदु बिंबावना, ये किसकी है? हरिऔध की है। फिर है वेदने तू भी भली बनी, ये मैथिली षडगुप्त की पंक्ति है। फिर है सुरम्य रम्य रस रंजिते, ये पंक्ति है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए एक और यहाँ पे पंक्ति दी गई है व्याख्या में, थोड़ा अलग पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की कि नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। ठीक, अब आते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटक है, सूची 2 में नाटककारों के नाम है। बंधन अपने अपने किसका नाटक है? तो शंकर शेष का नाटक है। सिंदूर की होली ये किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। यहाँ लाल दे दिया है, इसको हम लोग काट के मिश्र कर लेंगे। ठीक, तो ये मिश्र क्या है? अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का नाटक है। नायक खलनायक विदूषक ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए 38 पे आते हैं। 38 में दिया है कि निम्न कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कहानी दी गई है लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम कहानी रेणु की है, नेट के सिलेबस में लगी हुई है, हमने पढ़ा भी है। लाल पान की बेगम कहानी रेणु की। एक औरत की जिंदगी, एक औरत की जिंदगी कहानी किसकी है? तो ये कहानी हो जाएगी रामदरस मिश्र की। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की। और शव यात्रा श्रीकांत वर्मा की। शव यात्रा किसकी कहानी है? श्रीकांत वर्मा की। तो बिल्कुल हमने सही मिलाया, डी ऑप्शन सही है। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र का, शव यात्रा श्रीकांत वर्मा का, जामुन की गुठली कृष्ण बलदेव वैद्य का। 39 नंबर में दिया है कि निम्न पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्ति है, सूची 2 में लेखक है। पंक्ति है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, तो ये कहने वाले हैं शुक्ल जी। और दूसरा है कि श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना, तो ये कहा है हरिशंकर परसाई जी ने। 1924 में इनका जन्म हुआ था और शुक्ल जी का 1884 में हुआ था। फिर तीसरी पंक्ति है कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, ये पंक्ति प्रसाद जी की है और प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। फिर अगला है पंडिताई भी एक बोझ है, ये कहा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। और यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त बच गए, इनकी कोई पंक्ति नहीं दी गई है, तो इनका जन्म हुआ था 1865 में। ठीक, चलिए आगे आते हैं। सबकी पंक्तियों का मिलान हमने कर लिया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर में दिया है कि निम्न अवधारणाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सहृदय की अवधारणा के संस्थापक कौन हैं? आनंदवर्धन हैं, ये मोस्ट है, ध्यान देना है। सहृदय की अवधारणा के संपादक आनंदवर्धन हैं। साधारणीकरण की अवधारणा के भट्टनायक हैं। मधुमती भूमिका के केशव प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? केशव प्रसाद मिश्र हैं। और अर्थ की लय अवधारणा के संस्थापक जगदीश गुप्त हैं। तो सहृदय के आनंदवर्धन, साधारणीकरण के भट्टनायक और मधुमती भूमिका के केशव प्रसाद मिश्र और अर्थ की लय जगदीश गुप्त। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41 नंबर पे आते हैं। 41 नंबर में दिया है स्थापना और तर्क। स्थापना दिया है कि उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है, तो गलत दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। और तर्क दिया गया है कि यह स्थापना आचार्य शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है, और बिल्कुल सही है। शुक्ल जी ने कहा है कि ये नवीन सिद्धांत है, प्राचीन नहीं है कि उपमान को अप्रस्तुत विधान माना जाए। ठीक, तो तर्क सही दिया गया है, पर स्थापना क्या है? गलत दिया गया है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या दिया है कि उपमान को
तथा उपमेय को विधान मानना नवीन सिद्धांत है। ये प्राचीन थोड़ी ना है। और इसकी स्थापना किसने की है? तो शुक्ल जी ने किया है। 42 नंबर में आते हैं। 42 नंबर में स्थापना दी गई है कि अस्तित्ववादी विज्ञान विरोधी दर्शन है। तो बिल्कुल सही है कि जो अस्तित्ववाद है वो विज्ञान विरोधी दर्शन है। फिर तर्क दिया गया है। तर्क क्या है? तो तर्क ये है कि यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों सही है। अस्तित्ववाद जो है दर्शन विज्ञान का विरोध करता है, वह उसका अंध समर्थन नहीं करता। अस्तित्ववाद उन समस्त विचारों के विरुद्ध है जो व्यक्ति को अमनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं। यह मनुष्य को स्वतंत्र मानता है। यह मनुष्य को न तो वस्तु और न ही मशीन मानता है। इसकी दृष्टि में मनुष्य क्रियात्मक शक्ति है। किरकेगार्ड, सार्त्र आदि अस्तित्ववादी हैं। तो आपको किरकेगार्ड को और सार्त्र को ध्यान देना है, ये दोनों अस्तित्ववादी हैं। 43 नंबर में स्थापना दी गई है कि काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार। इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत है भाई। तर्क दिया गया है कि काव्यालंकार में रस ध्वनि, रसवद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। तो दोनों बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक, काव्य का सर्वस्व रस, छंद, अलंकार इत्यादि सभी हैं, न कि सिर्फ काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में सिर्फ अलंकार समाहित होता है, अन्य कोई भी सिद्धांत नहीं। इसीलिए ए और आर दोनों गलत हैं। 44 नंबर में स्थापना दी गई है कि बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। और तर्क दिया गया है कि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भाव के समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो दोनों सही दिया गया है। ठीक, बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन और बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। अब आते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में स्थापना दी गई है कि स्वच्छंदतावाद न छायावाद है और न रहस्यवाद। बिल्कुल सही है। ये न छायावाद है और न ये रहस्यवाद है। तर्क दिया गया है कि यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही दिया गया है। ठीक, और यहीं पे हमारा ये पेपर क्या होता है? समाप्त होता है। आगे 5 प्रश्न गद्यांश के दिए गए हैं जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और उनका उत्तर देना होता है। तो चलिए, ये पेपर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में अगले नए पेपर के साथ। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करिएगा और जो नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपने क्लास को इतनी देर देखा बहुत अच्छे से, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।